नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं मृदा परीक्षण एवं उसका महत्व, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरेश दत्त शर्मा जी, जो कि सीनियर एनालिटिकल केमिस्ट हैं थॉर्नविला, शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरल शब्दों में जो सॉइल टेस्टिंग है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मीनिंग है मैम, जैसे हम खून की जांच करवाते हैं जी, अपनी बीमारियों से संबंधित कि हमारे शरीर में मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, कितना होना चाहिए। इसी तरह से हमारे जो पौधे हैं उनकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि ज़रूरत होती है कि ज़मीन से उनको कितना पोषक तत्व लेना है, तो उसका पता करने के लिए मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, आज के इस आधुनिक समय में जो मृदा परीक्षण है उसका क्या महत्व है? इसका महत्व वही है, जैसे हम अपने शरीर के जो टेस्टिंग करवाते हैं वही महत्व जो है मृदा परीक्षण का भी है। पौधों के लिए उतना ही महत्व है, क्योंकि अगर उनमें वो तत्व कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें बीमारियां लगती हैं, पैदावार पे उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। ये उसका महत्व। जी सर। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान या बागवान भाई बहन सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो उन्हें सॉइल टेस्टिंग करवाने के लिए क्या किन किन बातों का को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए? सॉइल टेस्टिंग के लिए एक तो मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि सॉइल टेस्टिंग के लिए तो उनको महत्व, मैं प्रश्न दोबारा से बताएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे कोई भी किसान या बागवान भाई बहन हैं, उन्हें जब वो सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं तो उन्हें किन किन बातों का जो है वो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कैसे सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए? अच्छा, हाँ, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सॉइल सैंपल कैसे लिया जाना चाहिए। जी। सॉइल सैंपल लेते वक्त उस समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे जहाँ से उन्हें सॉइल सैंपल लेना है, मिट्टी लेनी है खेतों में, तो उस जगह पे पानी रुका नहीं होना चाहिए। जी। उस जगह पे जैसे गोबर होता है या फर्टिलाइज़र है वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान उनको रखना पड़ता है, और यही है मुख्य। तो जी। डॉक्टर साहब, आज के इस आधुनिक समय में हमें सॉइल टेस्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता तो अब इसलिए पड़ी, जैसे तो पहले हमारे प्राकृतिक रूप से हम खेती करते थे तो वहाँ हमारी लोकल जो वैरायटियाँ होती थी उनको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और पैदावार भी उतनी ज़्यादा उनकी नहीं होती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे ज़्यादा पैदावार लेना शुरू किया और हाइब्रिड वैरायटियाँ आई इसमें, तो उसके साथ में हमें इसकी मिट्टी की जाँच की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि उन फसलों को पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और केमिकल हम उसमें डाल रहे हैं खेतों में, तो उसका अगर हम बिना जांच किए उसको डाल रहे हैं तो नुकसान हो रहे हैं उससे। जी। डॉक्टर साहब, जैसे जो हमारी मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए जो है मतलब उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब उसमें पोषक तत्वों की जो है वो कमी होती है? हाँ, उसमें लक्षण दिखते हैं मैम, जैसे मान लो नाइट्रोजन की कमी आ गई है तो पौधे अपने वो दिखाते हैं उसमें कि उसमें पीलापन आ गया और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती हैं। तो जैसे मक्की की बात हम करें तो उसमें पत्ते पीले पीले होने शुरू हो जाते हैं और हर फसल में, और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरह के इनके लक्षण दिखते हैं। जी सर। पोषक तत्वों की कमी। जी सर। डॉक्टर साहब, कई किसानों और बागवान भाइयों बहनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे अगर वो सॉइल टेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उनको कौन से डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए और कब उनको संपर्क करना चाहिए? हाँ जी, इसके लिए तो हमारा कृषि विभाग जो है हर ज़िले में एक प्रयोगशालाएँ हैं, मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएँ हैं। हमारे 10 ज़िलों में है इवन,
हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के बाकी के सभी ज़िलों में मृदा परीक्षण की एक प्रयोगशाला है और वहाँ पे वो अपने सैंपल भेज सकते हैं और वो अपने ब्लॉक के माध्यम से भी भेज सकते हैं और सीधे भी वहाँ लेबोरेटरी में छोड़ सकते हैं सैंपल। जी सर। और डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान बागवान भाई बहन जो है, जब वो सॉइल सैंपल को ले रहे हैं तो वो उनको सॉइल सैंपल कैसे लेना है और किस प्रकार से लेना है? हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है मैम इसके बारे में, क्योंकि जैसे मान लो हमारा एक खेत है जी, उसमें जितना बड़ा खेत है या जितने ज़्यादा एरिया का सैंपल आप देना चाहते हैं उसमें हमें रैंडमली हम कह सकते हैं कि बीच बीच से 8-10 जगहों से मिट्टी इकट्ठी करनी होती है उन्होंने। और उसका तरीका ये है कि जैसे हम जो अनाज वाली फसलें या सब्जियों के लिए हम यदि सैंपल लेना चाहते हैं तो 6 इंच गहरी मिट्टी का हमने सैंपल लेना है। लगभग आधा किलो मिट्टी 10-12 जगह से हम इकट्ठी करेंगे और उसको फिर सारे एक जगह पे इकट्ठी कर लेंगे। उसमें जो पत्थर है या घास पात है उसको निकाल करके फिर उसको एक जगह पे सीधे करेंगे और उसको 4 भाग करेंगे, जैसा पिक्चर में हम देख रहे हैं उसके 4 भाग करें। आमने सामने के 2 भाग हम हटा देते हैं और बाकी के 2 भाग बचें तो मान लो हमने 10 जगह से आधा किलो तो 5-6 किलो मिट्टी इकट्ठी हो गई है। जब हमने 2 भाग बाहर निकाल दिए तो आधी मिट्टी रह गई। अब मान लो कि 3 किलो रह गई है। 3 किलो को भी हमें नहीं चाहिए, उसको फिर से हमने सीधा किया समतल जगह पे और उसको फिर एक क्रॉस मारते हैं बीच में। आमने सामने के 2 भाग फिर निकाल दिए। अब वो मिट्टी हमारी 1.5 किलो बच गई है। 1.5 किलो मिट्टी को फिर वही प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक हमारा सैंपल आधा किलो या 400 ग्राम के लगभग नहीं रह जाता। तो जब वो लगभग 400-500 ग्राम की मिट्टी बच गई तो हमारा ये सैंपल तैयार हो गया है। इसके बाद फिर उस सैंपल को एक साफ़ कपड़े में या पॉलीथीन के बैग में डाल करके और उसमें अपना पूरा विवरण, एक लिस्ट लगानी होती है। उसमें किसान का नाम, अपने पूरा एड्रेस, गांव का नाम उसमें आ गया, एड्रेस आ गया और उसके साथ में कौन से खेत से लिया गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा सैंपल भी किसान भेज सकता है। तो ये पहचान करने के लिए कि वो कौन से खेत से लिया, उसमें खेत का नाम भी मेंशन कर सकता है। तो इस तरह का ये पूरी डिटेल लेके एक पर्ची में डाल के उसी बैग में रख करके और ये लेबोरेटरी को भेज सकते हैं जी। ये डॉक्टर साहब, जब वो हमारे किसान या बागवान भाई बहन जब वो सैंपल इकट्ठा करेंगे तो क्या हम मिट्टी का जो सैंपल है वो बीच फील्ड से इकट्ठा करेंगे या फिर कॉर्नर से भी, हम फील्ड के कॉर्नर से भी इकट्ठा कर सकते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं? हाँ, नहीं, ये मैंने जैसे बताया कि ये रैंडमली ले सकते हैं आप। जैसे खेतों में कहीं ढलान हो सकती है, कोई सैंपल वहाँ से ले लिया, कोई ऊंची जगह भी हो सकती है, कुछ वहाँ से मिट्टी ले ली है, पेड़ों के नीचे से भी, वहाँ से भी मिट्टी, रैंडमली मतलब बीच बीच में से हमने लेनी ताकि वो पूरे खेत को रिप्रेजेंट करता हो। वो सैंपल हर जगह से लेनी है। हाँ जी। तो सर, इसके लिए क्या हमारे जो किसान या बागवान भाई बहन हैं तो उनको किस तरह से अपना नाम जो है वो आगे भेजना है? क्या इसके लिए आपने, जैसे अब हमारे जैसे सपोज करो सर हेल्थ कार्ड्स होते हैं तो हम हेल्थ कार्ड को बताते हैं, तो क्या फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसको वो बताएंगे तब उनकी मिट्टी को जो है वो जांच के लिए आगे भेजा जाएगा? नहीं, जांच के लिए तो सिंपल ही है। वो तो उन्होंने सैंपल इकट्ठा किया, वो भेज दिया, फिर हमारे लेबोरेटरी में पहुंच गया, वहाँ कार्ड बनता है उनका। वो कार्ड बनेगा, वहाँ फिर हम उसमें सारे जब मिट्टी की जांच जब हम करेंगे उसमें मशीनों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे हम यहाँ अपनी लेबोरेटरी में लगभग 10 पैरामीटर्स की जांच करते हैं। उसमें जैसे हमारी सॉइल पीएच का हो गया, ईसी का हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट 4 किस्म के हम यहाँ कर रहे हैं। उसमें जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर और आयरन के। तो उसका फिर ये एक कार्ड जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह का एक कार्ड हम वहाँ से जनरेट करते हैं। ये हमारा एक पोर्टल है बना हुआ, सॉइल टेस्टिंग का एक पोर्टल है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। तो उससे ये फिर जनरेट हो जाता है, उसमें उसका पूरा विवरण मिलता है, किस फसल के लिए वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन सभी फसलों का इसमें
ब्यौरा देते हैं और खाद कितनी कितनी डालनी है वो पूरी डिटेल इस फार्म में उसको मिल जाती है। जी सर। डॉक्टर साहब, अगर हमें सॉइल टेस्टिंग करनी है या सॉइल सैंपल को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो सॉइल सैंपल को हमें कब जो है वो इकट्ठा करना चाहिए, मतलब क्या उसके एग्जैक्ट और अच्छी जो समय होता है वो कौन सा अच्छा समय होता है जब हम सॉइल सैंपल को कलेक्ट करें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया मैम आपने। ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जब इच्छा करी तब सैंपल ले लिया, ऐसा नहीं है। आम तौर पे सैंपल लिया जाता है जब फसल कट जाती है। फसल कटने के बाद ही सैंपल लिया जाना चाहिए और वो फिर गीला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और या फिर अगर हमने फसल बो भी दी, बुआई कर दी, लेकिन उसमें खादें ना डली हों तब भी हम ले सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप से भी फसल सैंपल ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय यही है कि जब फसल कट जाती है उसके तुरंत बाद हम सैंपल ले लेना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब अक्सर ये भी कहा जाता है कि जैसे अगर हम हार्वेस्ट कर देते हैं क्रॉप्स को या कट जाती है तो उसमें मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो मतलब वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें पैरामीटर्स जो भी डिसाइड किए हैं वो उसमें आ जाते हैं कि जैसे कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ये जो है फिर आगे का जो स्टेप है जो हमारे फार्मर्स को करना है, उसके बाद जब वो पोर्टल्स पे जाएगा तो वो कैसे चेक करेंगे कि हमारे जो सॉइल टेस्टिंग जो कार्ड्स हैं वो हमें अवेलेबल हो चुके हैं? क्या उनको दोबारा से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा या उनको ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं मैम। और हम ये कार्ड जैसे अभी देखा आपने, तो हम ये कार्ड उनको इंडिविजुअल दे सकते हैं, देते ही हैं, जारी कर रहे हैं। और ये निशुल्क है हमारे प्रदेश में, क्या संभवतः शायद पूरे देश में निशुल्क होगा। हमारे जो कृषि विभाग से जो मिलते हैं ये सभी, इसका जो कोई चार्जेस नहीं लेते और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसान को दिया जाता है। जी सर, ये जो सॉइल टेस्टिंग है ये हमारे फार्मर्स जो है वो साल में कब करवा सकते हैं? क्या ये एवरी ईयर करवा सकते हैं या मतलब 6 महीने के बाद वो करवा सकते हैं इसको? हाँ, इसमें देखो जी, यदि तो एक हम प्राकृतिक खेती होती है जी, और एक हम जो आजकल ट्रेडिशनल है जिसमें हम खादें और ये पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर तो हम प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं जी, और उसमें बाहर से हम कोई भी ये इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब तो वो 2 साल 3 साल में एक बार उनको करवा लेना चाहिए अपना मिट्टी की जांच। और यदि हम खादें डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये हर 2 साल में इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। क्योंकि ज़मीनों से हम जितना ज़्यादा फसल लेंगे, जितनी ज़्यादा पैदावार लेंगे, उतनी उसमें कमी आ जाती। लेकिन कौन से तत्व की कितनी कमी आई है वो बताएगा जांच करने के बाद ही, उसका पता जांच करने से ही लगेगा। सर, तो ये जो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को भी क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में कि वो भी अपने सॉइल टेस्टिंग करवाएं या नहीं करवाएं? नहीं, करवा लेनी चाहिए उनको। हालांकि उसमें वो ऐसे केमिकल खादें नहीं डाल रहे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये जांचने के लिए कि क्या हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ठीक है, बरकरार है कि नहीं है, सिर्फ इस उद्देश्य के लिए वो उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। जी सर। सर, ये जो हमारा मिट्टी परीक्षण है इसके क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? उद्देश्य तो सिंपल यही है इसका मेन तो, कि अब हम मान लो खादें तो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन कौन सी खाद कितनी डालनी है इसका पता तो मिट्टी परीक्षण के बाद ही चलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बाज़ार से कुछ भी खादें खरीद के और डालते जा रहे हैं, उससे क्या होता है कि ये क्योंकि केमिकल हैं, ये फ़ायदे के साथ नुकसान भी तो करते हैं। यदि ये ज़्यादा मात्रा में पड़ गए तो भी नुकसान करेंगे, और यदि इसकी कमी रह गई है ज़मीन में तो भी ये पैदावार कम हो जाती है। तो ये इसका उद्देश्य है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मिट्टी परीक्षण। जी, तो सर ये जो हमारे आजकल अगर हम देख रहे हैं कि हमारे जो है वो डे बाय डे मतलब जो हमारा सॉइल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब अगर हम ये भी कहें कि हमारा जो सॉइल है वो भी पॉल्यूट हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न जो है वो क्या है सर? कि क्या हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या क्या हमारे पास जो रेन वाटर, जैसे हम जिसको ज़्यादा वो मानते हैं कि बारिश का पानी जो है वो फसलों के लिए अच्छा होता है, उससे पैदावार अच्छी होती है, तो
इसके पीछे क्या रीज़न रहता है सर? ये तो अनबैलेंस्ड हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जी संतुलित नहीं है। मतलब एक संतुलन जरूरी है हर चीज़ के लिए। जी सर। तो इसी तरह से इन खादों का भी संतुलन क्यों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फसल को उनकी जो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वो अलग अलग है। जी जैसे मैं बताऊं कि नाइट्रोजन की हम बात करें, 3 हमारे मुख्य जो उसमें पोषक तत्व होते हैं ज़मीन के अंदर पौधों को जिनकी ज़रूरत है वो 3 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही लगती है उसमें। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि 280 किलो से लेके 560 किलो पर हेक्टेयर इतनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी फसलों को, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना जी। इसी तरह से जो फास्फोरस होती है वो 10 किलो से लेके 25 किलो तक, तो इसकी मात्रा कम है जी। 1 हेक्टेयर में 10 किलो से लेके 25 किलो तक ही होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो भी पैदावार घट जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, मतलब नुकसान भी करते हैं। इसी तरह से पोटाश होती है, तो पोटाश जो है हमारे 118 किलो से लेकर के और 280 किलो तक इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। तो इसी रेंज के अंदर अगर तो उसको तत्व उपलब्ध हैं तो अच्छी पैदावार पौधे की होगी और पौधे की बढ़ोतरी अच्छी होगी और पैदावार हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये इस तरह की ये पैरामीटर्स होते हैं जो इस रेंज के अंदर होने चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब जो हमारे किसान या बागवान भाई बहन हैं उनको मतलब ये एक बैलेंस्ड उसमें डालनी चाहिए अपनी हाँ, बैलेंस्ड, तब उससे कोई पोल्यूशन नहीं है जी, तब नुकसान नहीं है। तो सर क्या ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या अलग अलग इसमें जो है वो आपके ये रहते हैं कि हमने नाइट्रोजन कितने % डालनी है या फास्फोरस हमने कितने % डालनी है? हाँ, ये भी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, और लेकिन जो मैंने जो रेंज बताई, अगर ये रेंज रहती है तो ये हर एक पौधों के लिए ऑप्टिमम रेंज होती है। ठीक है सर। जैसे सर अभी हमारी रबी क्रॉप आने वाली है, जैसे अभी वीट की बोझाई मतलब वो होने वाली है, तो इसमें जो है वो कितनी हमें पोटेशियम की ज़रूरत है, कितनी हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है, कितनी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है? हाँ, बस यही जो 3 रेंजें मैंने बताई तीनों की, ये तो एक नॉर्मल रेंज हो गई है। फिर असली पता चलेगा कि जब हम उस मिट्टी की जांच करेंगे कि क्या, मान लो मैं उदाहरण दूं, जैसे फास्फोरस की बात हम लेते हैं कि 10 किलो से लेके 25 किलो के बीच रहनी चाहिए, लेकिन जब हमने उस मिट्टी को जांचा उस खेत से लेकर के, हो सकता है उसमें 8 किलो आ गई है। तो 8 किलो आ गई तो हमें मतलब 2-3 किलो और ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी रेंज 10 से 25 किलो के बीच रहनी चाहिए। और हो सकता है कि उसमें वो फास्फोरस पहले ही 40 आ रही है, ऐसा भी हो सकता है, तो हमने वो फास्फोरस तत्व उसमें डालना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, हम नाइट्रोजन और दूसरी पोटाश है यही डालेंगे, या माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जैसे मैंने बताया, उसमें जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, इनकी भी कमी हो सकती है। तो इन सारे तत्वों का पता जांच के बाद ही लगेगा। तो फिर कितनी कितनी डालनी है ये जांच के बाद ही फिर हम रिकमेंड करते हैं। इसमें अलग अलग फसलों की ज़रूरत भी अलग अलग है, जैसे गेहूं को अलग चाहिए, टमाटर को ज़्यादा चाहिए, शिमला मिर्च को भी उतनी ही चाहिए लगभग। तो इस तरह से इनकी ज़रूरतें अलग अलग मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे खेतों को डिवाइड किया हुआ है, फील्ड्स को डिवाइड किया हुआ है, तो उन्हीं फील्ड्स के अकॉर्डिंग ही वो रहनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आपके पास जो है वो सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है क्या? थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है मैम उसमें। मतलब जैसे मैंने बताया कि 2 सालों के बाद तो ज़रूरी होता है उसका टेस्ट करना, और एकदम से बहुत ज़्यादा वेरिएशन तभी आएगी कि अगर उन्होंने बिना जांच किए या तो बहुत ही ज़्यादा खाद डाल दी है और या बिल्कुल नहीं डाली है। जी सर। तब तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकती है उसके अंदर तत्वों की। अन्यथा अगर वो नॉर्मल रेंज में डालते जा रहे हैं तो 2 साल 3 साल के बाद उसका टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर नरेश दत्त शर्मा जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दूरदर्शन हिमाचल की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।